विधवाओं के आंसू सूखे नहीं है। वो पुलवामा शहीद के अभी पूछ रहे हैं कि सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी सही तरीके से जांच होगी तब। ये तो कागज के शेर 56 इंच के हैं। 14 फरवरी को उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी, जबकि उनके परिवार वालों को बुलाना चाहिए था। कि मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो शहीद हुए अवधेश यादव की पत्नी और रमेश यादव की पत्नी, महीनों भटकती रही शिल्पी यादव, जिसका मेरे पास पेपर कटिंग है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 31 करोड़ लागत से बनी मूर्ति का वहां अनावरण करके आए बनारस मुगल सराय चौराहे पे। कहाँ स्मृति ईरानी है जो सर पे फोटो बना के एलपीजी गैस घूमती थी, कहाँ है? अगर इनका बस चले तो हमारी इंजेक्शन लगा करके खून निकाल लें अपनी हवाई यात्रा करने के लिए। उससे बैठ के हमारे पैसे से पूरी मलाई चापते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं और हम यहाँ रोड पड़े हैं। तो इनका अब अगला यही है कि हर नागरिकों को इंजेक्शन लगेगा, खून निकाला जाएगा और खून की बिक्री होगी। 100 के पार डीजल और एलपी गैस इसी कहानी कहता है। हम तो ये भी कहते हैं कि 2024 तक इस देश में एक भी गरीब नहीं रहेगा। तो गरीब क्या होंगे? गरीब मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे, सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोग बचेंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये देश पूरी तरह से गिरवी रख चुके हैं। अब इनके बस में नहीं, बंधक सरकार है, पेटीकोट सरकार है, या अडानी अंबानी के साए के तले पल रही है। नहीं तो कब का डिसीजन ले चुकी। इस देश में कुछ नहीं है। अब हमें खुद फैसला लेने होंगे और सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि सभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ इसका हिस्सा ले। उसका जीता जागता मिसाल कल रेल रोको आंदोलन में दिखाया गया कि हम कीले नहीं, हम बीज बोते हैं, हम फूल बोते हैं, हम पानी पिलाते हैं प्यासे को, भूखे को अन्न देते हैं, और जो जिसके तन पे कपड़ा नहीं कपड़ा देते हैं। वही मिसाल रेल रोको आंदोलन नहीं था। वो हमने विश्व को संदेश दिया कि हम वास्तव में विश्व गुरु हैं और रहेंगे। यहाँ किसान 70% की आबादी है, वही असली यहाँ का धरती पुत्र है और यहाँ की परंपरा है। दोस्तों नमस्कार, खड़ा हूँ इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे। 14 तारीख अभी बीता है, जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उस पे कई सवाल अभी भी जिनके उत्तर ना शहीदों के परिवार को दिया गया, ना देश की जनता को दिया गया। ऐसे कई सवाल खड़े हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं कि जब कॉन्वॉय मूव कर रहा था, जब वो काफिला मूव कर रहा था, तो उस काफिले में सिविल गाड़ी कैसे घुसा? आखिर आरडीएक्स का सोर्स क्या था? आखिर जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया? ये किसकी गलती थी और किस पे कार्रवाई हुई? आखिर इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी? अगर कोई हमले की ऐसी आशंका थी तो इंटेलिजेंस एजेंसी को ऐसी कोई सूचना क्यों नहीं थी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका उत्तर ना ये मौजूदा सरकार दे रही है और ना इसका कोई उत्तर शहीदों के परिवार को मिल रहा है। हमारे साथ पूर्व फौजी लोग हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। कितने सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब के लिए आज भी शहीदों की परिवार इंतजार कर रही है। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। एक मैं और दुरुस्त करना चाहूँगा कि जवान कौन? किसान का बेटा है। आपने आंकड़े दिए 16,000 किसान। उसी किसान का बेटा जवान पहले 5 दिन में एक मरता था, अब 2 दिन में एक का एवरेज है। यानी यहाँ खेत खलिहान में उसका बाप किसान मर रहा है और उसका बेटा जवान सरहद पे मर रहा है और खस्ता हाल है। और इस पर बैठ के ये राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। फिर दूसरी चीज़ मैं आना चाहूँगा, आपको मैं और बताता हूँ। मैं स्वच्छाकर्मी हूँ, उन्हीं रोडों पर मैं जाया करता था। जो पुलवामा देखिए, एक और बात कहूँगा कि वर्दी अलग है, कोई सीआरपी बीएसएफ आर्मी, वर्दी अलग है, मगर चेहरे का तनाव एक है। यक्ष प्रश्न बार बार क्यों ऐसी वारदातें होती हैं? फिर जांच होता है, फिर जांच के फाइलों में वो चीज़ें सिमट जाती है, फिर दोबारा वही चीज़ें होती हैं। आखिर कब तक जवान अपनी बलि देता रहेगा भेड़ों बकरों के मानिंद? हम भी जीना चाहते हैं। रही बात तीसरी, मैं पुलवामा की बात करना चाहूँगा, उसका मैं क्लू बताऊँगा। उसमें एक रोड ओपनिंग पार्टी होती है। सुबह के टाइम सबसे पहले रोड ओपनिंग पार्टी निकलती है, जो पूरे इलाके का डीप सर्च मेटल डिटेक्टर सर्च करती है, पूरे रास्तों को देखती है। जब तक आरोपी लग नहीं जाएगी किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं आती। जब वहाँ से क्लियरेंस मिलता है वायरलेस द्वारा, तब गाड़ियाँ आती है। गाड़ियाँ आने के पहले वहाँ पे क्लियर होता है 3-4 किलोमीटर पहले कि कार्रवाई जा रही है। उसके पहले सारी सिविल गाड़ियां रोक दी जाती हैं। उसके बाद भी हर जगह एक
एक चेक पोस्ट होता है, जो चेक पोस्ट गाड़ियों को चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो ये तीनों मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन था, उसमें क्या कार्रवाई हुई, जनता ये जानना चाहती मैं है। ये कहता हूं कि तीनों चीजें, किसके आर्डर पे चेक पोस्ट हटाया गया, रोड ओपनिंग पार्टी क्या कर रही थी, सिविल गाड़ी कैसे आई, किसके आदेश से हुआ, कौन से अधिकारी ने हटाया, किसके आर्डर से हटा, ये सब जांच का विषय है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर देश में है तो मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस प्रकार से इन्होंने पत्रकारों पर और किसानों पर सम्मन भेजा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये जांच कराने का ऑर्डर देगी कि वो कैसे हुआ? अभी अनुत्तरित प्रश्न है। विधवाओं के आंसू सूखे नहीं है। वो पुलवामा शहीद के अभी पूछ रहे हैं कि सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी सही तरीके से जांच होगी तब। ये तो कागज के शेर 56 इंच के हैं। 14 फरवरी को उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी, जबकि उनके परिवार वालों को बुलाना चाहिए था। जब अर्नव गोस्वामी के चैट का मामला पुलवामा का उजागर हुआ, उसी समय इसको खोल देना चाहिए था जांच। लेकिन कब तक, आखिर कब तक देशवासियों, कब तक एक जवान और किसान मरता रहेगा, और कब तक सरकारें हम पे बैठ के राज करती रहेंगी? मेरा सवाल है आपसे कि जब 2019 का इलेक्शन था तो स्टेज पे फोटो लगा के उन्हीं शहीद जवानों का फोटो लगा के और मंच पे भाषण दिया जाता था, लेकिन उस 40 जवान जो शहीद हुए उसके पीछे जो बातें हैं, उसकी जो सच्चाई देश को और खासकर शहीद के परिवार के सामने आना चाहिए था, वो आज तक नहीं आया। क्या ये सरकार नहीं चाहती कि इसमें जांच हो? मैं कहना चाहता हूं कि मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो शहीद हुए अवधेश यादव की पत्नी और रमेश यादव की पत्नी, महीनों भटकती रही शिल्पी यादव, जिसका मेरे पास पेपर कटिंग है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 31 करोड़ लागत से बनी मूर्ति का वहां अनावरण करके आए बनारस मुगल सराय चौराहे पे, लेकिन उनके घर आज तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों उनका दर्द नहीं पूछा? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मोदी जी से। परिवार तो अभी भी शहीद के बहुत सारे परिवार के इंटरव्यू हैं। शहीद का परिवार कह रहा है कि जो वादे किए इस सरकार ने, या जो भी उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे होंगे उन्होंने किया होगा, जो आज भी मुख्यमंत्री शायद होंगे, वो वादे तो बहुतों के पूरे नहीं हुए पूरे, लेकिन फिर भी शहीद का परिवार कहता है जो मिला वो मिला, लेकिन हमें इस सच्चाई का तो पता चले कि आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ था। बिल्कुल सही कह रहे, इसकी जांच होनी चाहिए पूरी। मैं भी ये चाहता हूं कि जो वो चेक पोस्टें थी वो किसके द्वारा हटाई गई, कहां पर लापरवाही हुई, और वो सिविल गाड़ी जो अंदर घुसी कैसे घुसी, और इतना बारूद वहां पर कैसे आ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही। कौन करेगा जांच? जांच तो सरकार करेगी ना। सरकार? कौन सी सरकार, कैसी सरकार? पूरी सरकार। आप देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई है, इस समय लूली लंगड़ी लोकतंत्र हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब जांच, हम ये बैठी जो यहाँ असली भारतीय संसद है, जो उधर कुछ कर चुकी है, जमीन इनकी है, धमक हमारी है, आगाज इन्होंने किया, अंत हम करेंगे, हम जांच करेंगे। अब ये मजदूरों की सरकार, सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन होगी, उसकी जांच होगी, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। इनको बाहर विदेश में जाना होगा। ये जनता कुछ कर चुकी है। 26 तारीख का ट्रैक्टर जो हमारा गया था, इसका उदाहरण है। एक बात बताइए, आप लोग तो फौज से हैं, रहे हैं, पूर्व फौजी हैं, इस देश में जो प्रधान सेवक कह के आज तक किसी भी दूसरे देश में पेट्रोल डीजल का वादा करके कोई चुनाव हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। 30 रुपए का पेट्रोल और डीजल का वादा किया था और जनता सर पकड़ के बैठी है, 100 के पार हो चुके हैं। ये इसके पीछे भी एक साजिश है शायद, लगता है लॉकडाउन के बाद तो धंधा पानी रोजगार सब तो खत्म है, सब तो घर में ही बैठे हुए हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मजदूर हो। तो इन्होंने 100 का पेट्रोल जो कर दिया है, अब सरकार चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो जनता का जो दोहन शुरू कर दिया है। क्या आपको लगता है कि जो ये वादा करके आए थे, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा करी है? जी बिल्कुल नहीं। कहाँ है लाला अमरनाथ, कहाँ है माननीय अपने राजनाथ सिंह जी जो किसानों की बात करते थे, कहाँ स्मृति ईरानी है जो सर पे फोटो बना के एलपीजी गैस घूमती थी, कहाँ है? अगर इनका बस चले तो हमारी इंजेक्शन लगा करके खून निकाल लें अपनी हवाई यात्रा करने के लिए, उसे बैठ के हमारे पैसे से पूरी मलाई चापते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, और हम यहाँ रोड पर पड़े हैं। तो इनका अब अगला यही है कि हर नागरिकों को इंजेक्शन लगेगा, खून निकाला जाएगा और खून की बिक्री होगी। 100 के पार डीजल और एलपी गैस इसी कहानी कहता है। हम तो ये भी कहते हैं कि 2024 तक इस देश में एक भी गरीब नहीं रहेगा। तो गरीब क्या होंगे? गरीब मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे, सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोग बचेंगे। जी हाँ। आप कोई भी आंकड़ा उठा लो,
आप ये समझो कि लॉकडाउन के दरमियान हमारे देश के 11 उद्योगपतियों की संपत्ति 35 से 40% बढ़ गई और गरीब इतना गरीब हो गया कि 80 से 90 करोड़ जनता 2 जून की रोटी के लिए परेशान थी। तो ये कौन सा इकोनॉमी चला रहे हैं? जी बिल्कुल, और वही उन्होंने किया है इस किसान बिल के माध्यम से। जो एफसीआई से हमको राशन मिलता था और राशन भी छीनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये देश पूरी तरह से गिरवी रख चुके हैं। अब इनके बस में नहीं, बंधक सरकार है, पेटीकोट सरकार है, या अडानी अंबानी के साए के तले पल रही है। नहीं तो कब का डिसीजन ले चुकी। इस देश में कुछ नहीं है। अब हमें खुद फैसला लेने होंगे और सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ इसका हिस्सा ले। अब एक किसान आंदोलन नहीं, जन जागृति आंदोलन। एक और बात जानते हैं किस पर ये बहुत इतरार है, हमारी बात नहीं सुन रहे? ईवीएम। मैं इस बार ईवीएम का बैकआउट करता हूं। इस बार जो वोट हो बैलेट पेपर से हो, इनकी आंखें खुल जाएंगी। आज हमारे किसान जो रेल रोको के दरमियान उन्होंने एक मिसाल पेश की, सारी दुनिया देख के वाहवाही और ताली बजा रही है कि जिस तरह से किसानों ने खुद भूखा रह के सड़क पे सोते हो, लेकिन जिनको रेल रोका था, जो सवारियां वहां थी, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा हमारे किसान। जी, यही भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है और यही जो सबसे बड़ा चीज है। ये तो नदियों को पूछते हैं, ये तो पहाड़ों को पूछते हैं, फिर कहाँ? तो ये तो सबके आप अपने बाद में खाते, पहले अतिथियों खिलाते हैं। हमारे खून जिन्स में है। तो वही जो हमें इन लोगों ने दुनिया के सामने मिसाल कायम किया था, एक उदाहरण दिया था कि ये तो बड़े उपद्रवी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पता नहीं क्या क्या नकली किसान है। उसका जीता जागता मिसाल कल रेल रोको आंदोलन में दिखाया गया कि हम कीले नहीं, हम बीज बोते हैं, हम फूल बोते हैं, हम पानी पिलाते हैं प्यासे को, भूखे को अन्न देते हैं, और जो जिसके तन पे कपड़ा नहीं कपड़ा देते हैं। वही मिसाल रेल रोको आंदोलन नहीं था। वो हमने विश्व को संदेश दिया कि हम वास्तव में विश्व गुरु हैं और रहेंगे। यहाँ किसान 70% की आबादी है, वही असली यहाँ का धरती पुत्र है और यहाँ की परंपरा है। तो उसी कल उन्होंने दिखाया कोई रेल रोको आंदोलन नहीं था। और ये सीधे तौर पर उन जो पत्थर में बैठे हुए मूर्ति हैं उनके ऊपर तमाचा था कि हम फूल बोते हैं और बीज बोते हैं।